Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. Today we are going to discuss Essay 550, which is related parties. In case you are new to this channel, I have given the link of these notes in the description box below. You can get the notes from there. Okay, so let's start with this essay. This essay is about the related parties and the transactions that are undertaken between the reporting entity and the related parties. So first of all, let us understand what do you mean by related party. तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन या तो जो भी एंटिटी एफआरएफ फॉलो कर रही है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके अकॉर्डिंग वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रही है, अगर उसमें बताया हुआ है तो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन वही कंसिडर कर लेंगे. लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो एफआरएफ है उसके अंदर इतने डिटेल में नहीं बताया हुआ कि रिलेटेड पार्टी के अंदर कौन कौन आएगा, तो उस केस में स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है कि रिलेटेड पार्टी का मीनिंग क्या होता है. स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि कोई भी एक पर्सन है या एंटिटी है और वो पर्सन या एंटिटी अगर हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी जिसका हम ऑडिट करने गए हैं उस एंटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं या उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो इस केस में ये आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएगी. ठीक है, ये जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करना है या कंट्रोल इस्टेब्लिश करना है, ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं. राइट. सिमिलरली हमारी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो किसी और एंटिटी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है या उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वो अदर एंटिटी भी हमारी क्या बन जाएगी, रिलेटेड पार्टी. और कौन सा केस हो सकता है, अदर केस हो सकता है कि हमें हमारी जो रिपोर्टिंग एंटिटी है और एक अदर एंटिटी है, हम दोनों ही किसी कॉमन कंट्रोल के अंदर आते हैं, मतलब हम दोनों को ही एक पर्सन कंट्रोल कर रहा है, एक एंटिटी कंट्रोल कर रही है, चाहे फिर वो ओनरशिप की वजह से कंट्रोल कर रहे हूँ या फिर ओनर्स जो हैं वो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं इस वजह से वहाँ पर कंट्रोल है, या फिर जो की मैनेजमेंट है दोनों ही एंटिटीज़ की मैनेजमेंट कॉमन है. उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में भी वी विल से कि वो रिलेटेड पार्टीज़ हैं आपस में सभी. ठीक है, तो हमें रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन कहाँ से देखनी है, या तो एफआरएफ से देखनी है, फॉर एग्जांपल इंड एस 24 या फिर एएस 18, या फिर अगर उधर आपको जो भी आपका एफआरएफ है उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया हुआ, जो भी एंटिटी एफआरएफ फॉलो कर रही है उसमें डिटेल में अगर नहीं बताया हुआ, उस केस में आप क्या कर सकते हो, इन डेफिनेशंस को चेक कर सकते हो, विच मीन्स कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देखना है कि किस केस में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, किस केस में कंट्रोल है. ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन होगी रिलेटेड पार्टी की. अब इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि सपोज अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, कोई गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल स्टेट ने बहुत सारी एंटिटीज़ को कंट्रोल कर रखा है, कॉमन स्टेट ने, तो इस केस में हम ये नहीं मानेंगे कि वो आपस में रिलेटेड है अगर उनकी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो नॉर्मल है, मिनिमल है. सिग्निफिकेंट जिस केस में हो जाएंगी तब हम मानेंगे कि वो क्या है, रिलेटेड पार्टी है, अदरवाइज उनको रिलेटेड पार्टी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाता. दिस इज़ एन एक्सेप्शन. राइट. अब हमें देखना चाहिए कि ऑडिटर, आप तो ऑडिटर हो, तो आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर या स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो उसमें ये देखना है कि आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि रिलेटेड पार्टीज़ कौन कौन हैं. ठीक है, आपको देखना पड़ेगा उनका रिलेशनशिप कैसा है. ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी. फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं विद द रिलेटेड पार्टीज़. ये देखना पड़ेगा कि इन ट्रांजैक्शंस के अंदर कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व तो नहीं है, और वो भी ऐसा रिस्क फैक्टर जो कि फ्रॉड कर सकता है, जिसकी वजह से फ्रॉड हो सकता है. तो कोई भी फ्रॉड रिस्क फैक्टर अगर आपको लगता है तो यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज द सेम. और ये किस वजह से हो सकता है, बिकॉज देयर इज़ अ रिलेटेड पार्टी जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रही है ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो इसीलिए जब भी रिलेटेड पार्टी की बात आती है तो हम अपने जो प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव कर देते हैं, ओनली बिकॉज फ्रॉड रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है वहाँ पर. इसीलिए दूसरा हमें देखना पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स का कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आ रहा है, इसकी वजह से कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं हो रही है. अगर हो रही है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है. अगर ट्रांजैक्शन हुई है, उस ट्रांजैक्शन का जो डिस्क्लोजर करना था वो डिस्क्लोजर अगर अच्छे से हुआ है, प्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर है इन केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तो वेल एंड गुड है. चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है या फिर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे शुड नॉट बी मिसलीडिंग इन केस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क. कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर यू कैन नॉट
लीव अ स्कोप कि आपका जो भी आपके कंप्लायंसेस हैं वो कंप्लीट ना हो. इट शुड बी कंप्लीट, इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग. सो दिस इज़ व्हाट यू विल हैव टू चेक. ओके और क्या चेक करना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के केस में एप्लीकेबल एफआरएफ में कुछ बताया हुआ है कि आपको ये सारे डिस्क्लोजर्स चेक करने हैं, ये डिस्क्लोजर्स होने चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको ये अप्रोप्रिएट एविडेंसेस लेने हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस लेने हैं, तो आपको वो ऑब्टेन करने पड़ेंगे. आपको देखना पड़ेगा कि जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपरली हुई है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू दोज ट्रांजैक्शंस जो रिलेटेड पार्टी के साथ हो रही है. आपको देखना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी प्रॉपरली मेड. तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी एज एन ऑडिटर. अब इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे जिसके बेसिस पर यू विल गैदर दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑन दोज बेसिस यू विल कंक्लूजन देने के बाद यू विल रिपोर्ट, राइट. सो अब सबसे पहली बात आती है ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो मुझे क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने पड़ेंगे. तो प्रोसीजर्स अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू दी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड यू विल फाइंड आउट द रिस्पॉन्सेज टू दैट. तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स की और उनकी ट्रांजैक्शंस की. ये कैसे करोगे? ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए आप मैनेजमेंट के पास जाओगे, देखोगे कि मैनेजमेंट इन चीज़ों पर क्या कंट्रोल्स लगाती है, मैनेजमेंट ने क्या इन ट्रांजैक्शंस को ऑथराइज करा हुआ है, अप्रूवल की रिक्वायरमेंट डाली हुई है कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा या ऑथराइजेशन करवानी पड़ेगी. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल? चेक करो, देखो कौन सी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, उनका क्या क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से वो रिलेटेड पार्टी बन रही है, इसको चेक करो जिससे पता चलेगा कि कितना कंट्रोल या कितना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है जो वो एक्सरसाइज कर सकती है. देखो कि जो आपके एफआरएफ के हिसाब से डिस्क्लोजर्स होने थे कि वो करें हैं या नहीं करें. तो ये सारी चीज़ें आप मैनेजमेंट से पूछोगे कि मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल्स लगाती है इन चीज़ों पर. इस पर्पज़ के लिए आप क्या करोगे? मैनेजमेंट से जाके इंक्वायरी कर सकते हो कि मैनेजमेंट बताओ रिलेटेड पार्टीज़ कौन सी हैं, पिछले पीरियड में जो रिलेटेड पार्टीज थी उनका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हुआ ही होगा. देखो कि क्या अब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और कोई नई रिलेटेड पार्टी आ रही है या नहीं आ रही तो भी डिस्कस करो, आ रही है तो भी डिस्कस करो कि कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी. चेक करो उनका रिलेशनशिप, देखो कि ट्रांजैक्शन किस लिए की गई थी, कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है और किस लिए की थी, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी. फॉर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपको इन्फॉर्मेशन लेते हुए एक चीज़ तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल अलर्ट रहना पड़ेगा. वाई? बिकॉज इट इज़ अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. यहाँ पर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ईजी टू मैनिपुलेट होता है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट TCWG इन्वॉल्व हो सकते हैं. सो दैट इज़ वाई द ऑडिटर हैज़ टू रिमेन अलर्ट whenever he is obtaining the information, he is performing the procedures, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स या गड़बड़ हो सकती है, राइट. ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन एक्चुअल में अकर हुई भी है या नहीं, क्योंकि हो सकता है अकर ही ना हो, ऐसी बस एंट्रीज घुमा रखी हूँ. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट. अच्छा, अब मैंने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कर लिए. नाउ आई हैव टू क्रिएट द रिस्पॉन्सेज टू दैट दोज प्रोसीजर्स. अब इसमें क्या जनरल रिस्पॉन्स हो सकता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करो जिससे कि आप चेक कर पाओ कि अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर्स जैसे जैसे होने चाहिए थे एज पर दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वैसे हुए हैं या नहीं. अब ये तो हो गया जनरली तो आपको यही करना है, लेकिन कुछ हो सकते हैं ना स्पेशल सिचुएशंस अकर हो जाए. स्पेशल सिचुएशंस मतलब ऑडिटर को कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी मिली जो पहले नहीं थी, पहली बार आई है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? देखो कि जो एंगेजमेंट टीम है उसको बताओ, मैनेजमेंट से पता चला कि कोई नई वो है, न्यू रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, पहले नहीं आई थी, फर्स्ट टाइम है. इस चीज़ को आपको अपने एंगेजमेंट टीम को बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे न्यू रिलेटेड पार्टीज देयर, तो जिससे कि वो क्या कर पाए, वो देख पाए मैनेजमेंट ने उसका डिस्क्लोजर सही से किया है या नहीं किया है तो मैनेजमेंट से इंक्वायर करो कि आपने क्यों रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं किया. आप उनको बोलो कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करो और इन ट्रांजैक्शंस को अच्छे से अकाउंट फॉर करो, डिस्क्लोजर्स दो. अब फिर से अब इस केस में क्या है, मैनेजमेंट ने आपको पहले नहीं बताया था, आपने बाद में निकाला है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्क चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्यों नहीं उन्होंने दिखाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. अगर डिस्क्लोजर नहीं किया है तो चेक करो कि क्या ये डिस्क्लोजर ना करने का रीज़न इंटेंशनल था या अनइंटेंशनल था.
इस चीज़ का मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, मेरे ऑडिट पर, मेरी ऑडिट रिपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है. सो दीज आर द थिंग्स विच आई हैव टू कंसिडर जैसे ही मुझे कोई एक स्पेशल सिचुएशन मिलती है. स्पेशल सिचुएशन ऐसी कि कोई भी ऐसी रिलेटेड पार्टी ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करी है जो कि मैनेजमेंट ने नहीं बताई थी, राइट. तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. तो मुझे क्या रहना पड़ेगा, स्केप्टिकल रहना पड़ेगा. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो ट्रांजैक्शन हुई थी बट आपने एज एन ऑडिटर जब प्रोसीजर्स अप्लाई करे तब आपको मिले, बताया नहीं गया था आपको. तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली भी नहीं है. इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कितनी रेलेवेंट थी ये ट्रांजैक्शन, टर्म्स क्या थे इस ट्रांजैक्शन के, एविडेंसेस कलेक्ट करो कि क्या ये ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड थी, ऑथराइज्ड थी या नहीं. इससे रिलेटेड एविडेंसेस गैदर करने की कोशिश करो कि इसकी अकाउंटिंग अप्रोप्रिएटली हुई है, डिस्क्लोजर्स अप्रोप्रिएटली हुए हैं या नहीं हुए. ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ कर रखी है. तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी. ऑल्सो आपको चेक करनी पड़ेगी कि जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो आर्म लेंथ प्राइस पर हो रही हैं नहीं हो रही हैं. आर्म लेंथ प्राइस मतलब किसी अनरिलेटेड पार्टी को अगर बेचा होता तो किस प्राइस पर बेचते, तो वही प्राइस हमने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ भी कोट करना चाहिए था या उतना ही अमाउंट पे करना चाहिए था. तो दैट हैज़ टू बी मेड श्योर बाय द ऑडिटर. आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करने पड़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या क्या असर्शंस लेती है या असर्शंस को यूज़ करती है आर्म्स लेंथ प्राइस डिटर्मिन करने के लिए, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इसको चेक कर सकते हो कि ऐसी कोई सिमिलर ट्रांजैक्शन किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ अगर हुई है तो उसके साथ प्राइसेस को कंपेयर कर लो, तो यू विल गेट टू नो कि हाँ आर्म लेंथ प्राइस पर है या नहीं. या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आप उसमें एक ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि कितने पर हो सकती थी वाली ट्रांजैक्शन, ना ही कोई सिमिलर आपको ट्रांजैक्शन मिल रही है विद द अनरिलेटेड पार्टी, तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो जिससे कि वो आपको हेल्प करके बता पाए कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए था इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, क्या आर्म्स लेंथ प्राइस होता. ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि जो असर्शंस हैं आर्म्स लेंथ प्राइस की वो सही से है या नहीं है. सो ये सारी चीज़ें आपको एज एन ऑडिटर रिस्पॉन्सेज के केस में करनी पड़ेंगी. अब रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि रिलेटेड पार्टीज़ कौन सी हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कौन सी हुई हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप बोर्ड मिनट्स लिख सकते हो, शेयर होल्डर्स के मिनट्स, मीटिंग के मिनट्स देख सकते हो. उसमें ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखा होगा कि किसके साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, रिलेटेड पार्टी के साथ हो रही होगी तो वो भी मैंशनड होगा. स्पेशली जो मीटिंग्स हो रही हैं ऑफ द शेयर होल्डर्स, ऑफ द TCWG, इनकी मीटिंग्स के मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए. ऑल्सो तो जहाँ पर आप कन्फर्मेशन ले सकते हो, कन्फर्मेशन लो, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो सकते हैं, उसकी हेल्प से आपको मिल सकता है. फॉर एग्जांपल देखो कि फ्यूचर में पेंशन को देने के लिए, पेंशन किस किस को देने का प्लान कर रही है कंपनी, ऐसा तो नहीं अपनी रिलेटेड पार्टी को फेवर कर रही है, पेंशन प्लान्स उनके लिए जा रहे हैं फॉर द रिलेटेड पार्टी. चेक करने का सोर्स है. इनकम टैक्स रिटर्न्स देखो एंटिटी की कौन सी हैं, कौन से रिलेटेड पर्सन हैं, चेक करो. देखो कि एंटिटी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उसमें क्या डिटेल्स दे रखी हैं. शेयर होल्डर्स के रजिस्टर्स होते हैं, वो देखो कि प्रिंसिपल शेयर होल्डर कौन है, प्रिंसिपल शेयर होल्डर कोई रिलेटेड पार्टी है या फिर ऐसे ही है. आप इन चीज़ों से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो. इन्वेस्टमेंट्स प्लान देखो कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या क्या हैं, उसका रिकॉर्ड देखो कहीं ऐसा तो नहीं है मैनेजमेंट और TCWG के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी स्टेटमेंट चेक करो. देखो कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स हो रहे हैं की मैनेजमेंट के साथ, TCWG के साथ. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ किस किस के लिए ले रखी है एंटिटी ने, क्योंकि जनरली जो अपने लोग होंगे उन्हीं के लिए ले रखी होगी, तो वो उससे पता चल जाएगा. इंटरनल ऑडिटर आया होगा तो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट भी होगी. कोई इनवॉइसेस हैं जिसकी मदद से आपको पता चल सकता है. आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकते हो कि पता चल पाए कि कौन कौन आपकी रिलेटेड पार्टी हैं, और ये आपके एक तरीके से ना सोर्सेज है जिससे आपको पता चल जाए कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन है, किसके साथ कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कितनी ऑथराइज्ड थी, कितनी नहीं थी. सो दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल सोर्सेज जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन को. राइट, तो ये एक जस्ट हमने क्विकली फटाफट से ऐसे 550 को समझा है. तो अब हम इसको डिटेल में करेंगे फ्रॉम दी नोट्स एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू जस्ट रिवाइज इट क्विकली. और फिर आपको पता है हमेशा की तरह आप क्या करोगे, इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जितने भी अभी तक पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आ चुके हैं. इससे आपका इससे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा अच्छे से एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट. राइट, तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं इस ऐसे को फ्रॉम दी नोट्स.
कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा तो अभी अब मैं बोलूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरी हैंड राइटिंग से अगर कोई इशू आता है तो आप उसको क्लियर कर लेना। मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी सबसे पहले पढ़ते हैं। तो एज डिफाइंड इन एप्लीकेबल एफआरएफ और इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर इंड AS 18 और इंड AS 24 लिखा है मैंने, ये थोड़ा सा लाइट आया, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका डिफाइंड है एफआरएफ के अंदर तो बहुत बढ़िया, उसके हिसाब से ले लो। लेकिन अगर डिफाइंड नहीं है या फिर बहुत कम डेफिनेशन दे रखी है, वेर एप्लीकेबल एफआरएफ एस्टैब्लिशेस मिनिमल और नो रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आप ये वाली डेफिनेशन फॉलो कर सकते हो जिसके अंदर लिखा हुआ है a person or other entity has control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediaries over the reporting entity। तो यहाँ पर किसी पर्सन का या किसी एंटिटी का कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी इंटरमीडियरी के थ्रू भी हो सकता है, ओवर दी रिपोर्टिंग एंटिटी। तो जो रिपोर्टिंग एंटिटी को कंट्रोल कर रहा है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहा है वो पर्सन, या फिर अनदर एंटिटी ओवर विच द रिपोर्टिंग एंटिटी हैज़ कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो अनदर एंटिटी विल बिकम द रिलेटेड पार्टी, मतलब यहाँ पर रिपोर्टिंग एंटिटी कंट्रोल कर रही है। दूसरा, अनदर एंटिटी दैट इज अंडर द कॉमन कंट्रोल विद द रिपोर्टिंग एंटिटी। कॉमन कंट्रोल है रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ साथ वो भी कंट्रोल में हो रही है थ्रू अ कॉमन कंट्रोल, जैसे कि थ्रू हैविंग कॉमन कंट्रोलिंग ओनरशिप, ओनर्स हु आर क्लोज फैमिली मेम्बर्स, कॉमन की मैनेजमेंट। सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज या सम ऑफ द वेज जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रिलेटेड पार्टी को। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी। अब यहाँ पर एक्सेप्शन दे रखा है, however entities that are under common control का exception है by a state that is national, regional और local government are not considered related unless, मतलब exception का भी exception, unless they are engaged in significant transaction or share of resources to a significant extent with one another। significant transaction होती है, resources share हो रहे हैं एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंटली, तो उस केस में तो डेफिनेटली वो रिलेटेड पार्टी बन जाएगी, चाहे उसको कॉमन कंट्रोल किसने करा हुआ कंट्रोल, स्टेट ने। बट वैसे स्टेट कंट्रोल करती है तो हम उस केस में मानते नहीं है दे आर रिलेटेड अनलेस एंड अनटिल सिग्निफिकेंट डिपेंडेंसी अराइज हो जाए। ओके राइट, सो आई होप आपको ये वाला पेज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स बता रखे हैं ऑफ द ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो सबसे पहले दिया हुआ है irrespective of whether the applicable FRF establishes related party requirements to obtain an understanding of related party relationships and transactions sufficient to be able to। FRF में बताया है नहीं बताया उसको छोड़ो, या रिलेटेड पार्टी की डिस्क्लोजर की अकाउंटिंग की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं दी हैं तो ठीक है, नहीं दी हैं तो भी ऑडिटर को रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ती है जो कि सफिशेंट होनी चाहिए to recognize the risk, fraud risk factors if any arising from related party relationships। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस की वजह से अगर कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स अराइज हो रहे हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करना किसकी ड्यूटी है, ऑडिटर की है, which are relevant to the identification and assessment of the risks of material misstatements due to fraud। क्योंकि इनकी वजह से अगर फ्रॉड हो रहे होंगे तो फ्रॉड हो रहे तो डेफिनेटली ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अगर है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू कंसिडर देम while giving the opinion on the financial statements। So that is why it is important for the auditor to recognize the fraud risk factors if any arising from the related party relationships and transactions that are relevant to the identification and assessment of the risks of material misstatements due to fraud। Also, he will have to conclude whether the financial statements insofar as they are affected by those relationships and transactions। डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा कि क्या फिर भी वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन अचीव कर पा रहे हैं। अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फॉलो कर रही है एंटिटी तो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क फॉलो कर रही है तो दे शुड नॉट बी मिसलीडिंग, क्योंकि कंप्लायंस पूरा होना चाहिए, मिसलीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, in addition where the applicable FRF establishes the related party requirements to obtain the sufficient and appropriate audit evidence about whether the related party relationships and transactions have been appropriately identified
accounted for and disclosed in the financial statements in accordance with the framework. So in addition, where the applicable FRF establishes, FRF में बताया हुआ है, उसके अलावा भी आपको additionally रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे कि क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस को एप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई किया हुआ है, अकाउंट फॉर किया हुआ है एंड डिस्क्लोज किया हुआ है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर द एप्लीकेबल FRF. ठीक है. नेक्स्ट, ऑडिटर्स प्रोसीजर्स. तो ऑडिटर्स प्रोसीजर्स में सबसे पहले तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आएगा और फिर इससे रिलेटेड रिस्पॉन्सेज आएंगे. तो सबसे पहले समझते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के बारे में. तो सबसे पहले तो मुझे समझना पड़ेगा ना एज एन ऑडिटर कि रिलेटेड पार्टीज कौन सी हैं, उनका रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस कौन से हैं. अब मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी ऑफ द मैनेजमेंट्स कंट्रोल, कि मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल्स लगा रही है एज टू ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स. किस तरीके से वो आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से डिटर्मिन करते हैं रिलेशनशिप्स को. अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल FRF. इस पूरे ऐसे के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको FRF के हिसाब से डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग करनी होती है. उसके लिए सबसे पहले आपको रिलेटेड पार्टी को समझना पड़ेगा कौन है, फिर आपको रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, ट्रांजैक्शंस देखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि अप्रूव्ड ऑथराइज्ड हैं या नहीं. For this purpose, auditor may inquire the management as to related party, कौन कौन related party है, changes in the related party from the prior period. पिछले financial statements में जो disclosures हो रखे हैं उसके हिसाब से पता चल रहा है ये 4 लोग related party हैं. इस वाले financial year के अंदर कौन कौन related party है. Let us inquire the management about this. उन्होंने जो बताया उसको मैच करो disclosures में है या नहीं. उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन वगैरह आपको आइडेंटिफाई होती है तो आपके वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट या फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे जिसमें मुझे कुछ और ऑडिट प्रोसीजर्स या रिस्पॉन्सेस क्रिएट करने पड़ेंगे आफ्टर अप्लाइंग दीज प्रोसीजर्स. राइट. रिलेशनशिप विद द रिलेटेड पार्टी क्या है, नेचर एंड पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी क्या है. दिस हैज़ टू बी इंक्वायर्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट. While obtaining the information and performing the procedures, auditor should remain alert, skeptical for the situations which signifies that some related party may exist or related party transactions may occur which are not disclosed in the financial statements. अब जो disclose हो रखी है वो तो पता ही है, right? जो disclose नहीं हुई उसमें definitely गड़बड़ हो सकती है. यूँ तो जो disclose कर रखी है उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, but still जो disclose नहीं की उसमें chances है ना ज़्यादा गड़बड़ हो, मतलब इंटेंशनली ना डिस्क्लोज करी हो, ये हो सकता है. सो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इंटेंशनली भूल गए, इंटेंशनली नहीं डाला या फिर अनइंटेंशनल था, बाय मिस्टेक बाय एरर उन्होंने नहीं डाला. ठीक है, तो ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी. इसके लिए मुझे क्या रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा. ऑडिटर टू रिमेन अलर्ट एज टू द अकरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन दैट अकर्स आउटस्टैंडिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. राइट. रिस्पॉन्सेस की बात करते हैं. तो जनरल रिस्पांस तो यही होता है कि मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है जिससे कि मैं चेक कर पाऊँ कि अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर्स एप्रोप्रिएटली हुए हैं या नहीं एज पर द एप्लीकेबल FRF. दिस इज द जनरल रिस्पांस विच आई हैव टू मेक. राइट. दूसरा, स्पेशल सिचुएशंस की बात करते हैं. जैसे कि मैंने बताया था कि ऑडिटर को कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी मिल जाती है जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी है, मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं करी थी. हम उसने बताया नहीं, उसने आइडेंटिफाई नहीं करी, उनके हिसाब से रिलेटेड पार्टी नहीं थी, बट हमारे हिसाब से रिलेटेड पार्टी बन जाती है, हमने ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया. इस केस में आपको क्या करोगे, इस केस में जो टीम आपकी काम कर रही है उनको बताना बहुत ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा. सो कम्युनिकेट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम अबाउट दिस. इंक्वायर करो मैनेजमेंट से रीजंस फॉर फेलियर टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी. आपसे कैसे रह गया इसको आइडेंटिफाई करना, पूछो मैनेजमेंट से. रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर. उनको मौका दो ठीक करने का, उनको बोलो कि गलती को सुधारें. रिकन्सिडर द रिस्क दैट अदर रिलेटेड पार्टी में एग्जिस्ट. अब वही हो गया ना, एक गलती मिल गई तो आपका भरोसा उठ जाएगा. आपको क्या लगेगा, हो सकता है एक और हो सकता है एक और हो. सो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कोई और रिलेटेड पार्टी भी है जो छूट रही है ना. तो यू विल हैव टू रिकन्सिडर द रिस्क. इफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप अपीयर्स टू बी इंटेंशनल. अगर आपको लगता है जान पूछ के कर रखा है तो देखो भाई इसका आपके ऑडिट पर और ऑडिट की रिपोर्ट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको कंसिडर करो. ठीक है. ऑडिटर आइडेंटिफाइड द ट्रांजैक्शन दैट अकर आउटस्टैंडिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस
अब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अलावा भी कोई ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो ऑडिटर को आइडेंटिफाई हुई हैं, इस केस में क्या होगा, आप देखो कि क्या ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी थी ट्रांजैक्शन, कोई इसका सेंस भी है या नहीं है, वही हो रखी है, यू विल चेक दैट, यू विल इंक्वायर अबाउट दैट, चेक करोगे उसकी ट्रांजैक्शन के टर्म्स क्या हैं, क्यों करी गई थी वो ट्रांजैक्शन, व्हाट वर द टर्म्स ऑन विच द ट्रांजैक्शन वॉज अकर्ड। नेक्स्ट, कलेक्ट द एविडेंसेज एज टू द अप्रूवल ऑथराइजेशन, अब ट्रांजैक्शन हुई है तो किसी ने अप्रूव या ऑथराइज तो किया होगा, चेक करो। कलेक्ट द एविडेंसेज एज टू द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर, अगर आपके मन में पाप नहीं है तो आपने डेफिनेटली अकाउंटिंग सही से करी होगी, डिस्क्लोजर सही से किया होगा, तो वो चेक करो, तो इससे रिलेटेड यू विल कलेक्ट द एविडेंसेस। ओके। थर्ड, इवैल्यूएशन ऑफ असर्शन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, अब ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ प्राइस पर होनी चाहिए, so इसके लिए यू विल कलेक्ट द एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द असर्शंस यूज्ड बाय द मैनेजमेंट एज टू आर्म्स लेंथ प्राइस, उनके हिसाब से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए जो आर्म्स लेंथ प्राइस उन्होंने कंसिडर किया है, कैलकुलेट किया है, वो किस तरीके से कैलकुलेट किया है, यू विल हैव टू सी दैट। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि कोई अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुई है सिमिलर वाली, तो उस केस में उन्होंने प्राइसेस क्या रखे हैं, या फिर आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हो इस पर्टिकुलर मैटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, मतलब अलग इन द सेंस कि इस पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि टेल अस अबाउट द पॉसिबल सोर्सेज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ ऐड कर दिया। इसमें आप बैंक, लीगल या थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन ले सकते हो एज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर्स प्रोसीजर, जिससे पता चल जाए कि ये रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सही है, गलत है, या कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज़ हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड ऑफ TCWG, बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स के मिनट्स देखो। अदर्स रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि एंटिटी के इनकम टैक्स रिटर्न्स देखो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देखो सप्लाइड बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। शेयर होल्डर्स रजिस्टर्स टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज, प्रिंसिपल शेयर होल्डर कौन कौन है देखो कंपनी में। रिकॉर्ड ऑफ एंटिटीज इन्वेस्टमेंट्स एंड दोज ऑफ इट्स पेंशन प्लान्स, किस किस को पेंशन देने का सोच रहे हैं, जनरली अपने लोगों को देने का सोचते हैं, अपने लोगों को सिक्योर करने का सोचते हैं, अपने लोगों का मतलब रिलेटेड पार्टीज़ को, तो चेक करो कि किस किस को पेंशन प्लान्स ऑफर करने का सोचा जा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या की जा रही हैं, देखो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं हो रहा मैनेजमेंट या TCWG से, इसकी स्टेटमेंट लो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर अराइज हो रहा है तो। कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स चेक करो, मैनेजमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अग्रीमेंट हो रहा है, TCWG के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट हो रहा है, चेक करो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ किसके इसके लिए लिए हैं एंटिटी ने, क्योंकि जनरली लाइफ भी उनकी सिक्योर की जाती है जिनको कंपनी चाहती है या जिनकी ज़रूरत कंपनी को होती है, जनरली रिलेटेड ही होते हैं वो लोग। इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट देखो, स्पेसिफिक इन्वॉइसेस देखो, कॉरेस्पॉन्डेंस लो फ्रॉम दी एंटिटीज प्रोफेशनल एडवाइजर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो इन चीज़ों से आपको क्या है, दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल सोर्सेज जिससे कि आपको रिलेटेड पार्टी की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज जो आपको ध्यान रखने होंगे जब भी आप रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऐसे, लेट्स क्विकली रिवाइज इट, बहुत क्विक रिविजन करेंगे जिससे कि बस एक बार ही रिकॉल हो जाए। थर्ड रिवीजन एक तरीके से हमारा, पहले मैंने आपको समझाया, फिर मैंने आपके साथ नोट्स के साथ रीड किया है, अब थर्डली हम फटाफट से क्विकली रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद यू विल जस्ट टेक द नोट्स, अपने आप एक बार रीडिंग कर लेना और उसके बाद क्वेश्चन बैंक ज़रूर कर लेना, दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्विक रिविजन, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल you should know what is the meaning of related party. Related party, it can be defined in the applicable FRF, or in Indian context I would say AS 18, India is 24, right? If it is defined, you will consider that. If it is not defined, or the FRF establishes minimal or no related party requirements, in that particular case the standard has defined the related party. 3 points are there in this particular case. First is, a person or other entity has control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediaries over the reporting entity. Secondly, another entity over which the reporting entity has control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediaries. Thirdly, another entity that is under the common control with the reporting entity through having, first point, common controlling ownership, या फिर owners who are the close family members. Thirdly, common key management. However, entities that are under common control by a state, ये exception हो गई, that is national, regional, local government, are not considered related. लेकिन exception की भी exception है, अगर इन्हीं entities का जो common control में है by the state are engaged in significant transactions or share of resources to a significant extent with one another, in that particular case they will be considered as related parties.
Now, what is the objective of the auditor? So, irrespective of whether the applicable FRF establishes the related party requirements to obtain an understanding of related party relationships and transactions sufficient to be able to. So, चाहे एप्लीकेबल एफआरएफ में रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडिटर को तो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, इतनी करनी पड़ेगी कि वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सके इफ एनी arising from related party relationships and transactions that are relevant to the identification and assessment of the risks of material misstatement due to fraud. Now, and conclude whether the financial statements insofar as they are affected by those relationships and transactions achieve a true and fair presentation in case of fair presentation framework, या फिर अगर compliance framework है तो they should not be misleading. In addition, where the applicable FRF establishes related party requirements, अब इस केस में अगर related party requirements हैं applicable FRF के अंदर, तो इस केस में the auditor will have to obtain the sufficient and appropriate audit evidence about whether the related party relationships and transactions have been appropriately identified, accounted for and disclosed in the financial statements in accordance with the framework. Now, what are the audit procedures? First is the risk assessment procedure, secondly responses. So हमने 315, 330 ये सब करे हुए हैं. आई होप आपने वो वीडियोस देखी है. अगर देखी है तो आपको ये फटाफट से इजी लगेगा, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है. तो सबसे पहले हमें ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना पड़ेगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. हमें ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी होगी कि मैनेजमेंट क्या कंट्रोल्स अप्लाई करती है इस पर्टिकुलर मैटर में, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को कौन अप्रूव करता है, कौन ऑथराइज करता है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं रिलेटेड पार्टी को और उनके रिलेशनशिप्स को किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स और रिक्वायरमेंट्स जो एप्लीकेबल एफआरएफ में बोली हैं उस पर क्या कंट्रोल लगाया हुआ है. इसके लिए ऑडिटर मैनेजमेंट से इंक्वायर कर सकता है कि रिलेटेड पार्टीज कौन कौन हैं, क्या कोई पिछले पीरियड से अब के पीरियड में चेंजेस आए हैं इन द रिलेटेड पार्टी, रिलेशनशिप क्या है विद द रिलेटेड पार्टी, नेचर और पर्पस क्या है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का. जब भी वो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा होगा, प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर रहा होगा, ऑडिटर को हमेशा स्केप्टिकल अलर्ट रहना पड़ेगा उन सिचुएशंस के लिए, स्पेसिफिकली जिन सिचुएशंस के अंदर ये सिग्निफाई हो रहा है कि कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकती हैं या फिर रिलेटेड पार्टीज हो सकती हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज्ड नहीं है. ऑडिटर को अलर्ट रहना पड़ता है कि कोई ट्रांजैक्शन अकर हो सकती है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली ना हो, है ना. अब रिस्पॉन्सेस की बात करें तो जनरल रिस्पॉन्स तो यही है कि भाई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो जिससे कि आप एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर्स कर पाओ एज पर दी एफआरएफ. स्पेशल सिचुएशंस की बात करें तो ऑडिटर को आइडेंटिफाई करनी होती है रिलेटेड पार्टी, जो कि अगर ऑडिटर को सपोज कोई रिलेटेड पार्टी ऐसी आइडेंटिफाई हो जाती है जो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी थी या मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं करी थी, इस केस में एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे? सबसे पहले तो अपनी इंगेजमेंट टीम को बताओगे कि ऐसे मुझे एक आइडेंटिफाई हुई है रिलेटेड पार्टी जो कि डिस्क्लोज्ड या आइडेंटिफाइड नहीं थी बाय द मैनेजमेंट. दूसरा, आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करोगे भाई क्यों रह गया, रीजंस क्या हैं इस फेलियर के टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी. यू रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट कि आप इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई है. आपको अब एक पार्टी मिली है ना, अभी आपको एक रिलेटेड पार्टी मिली है तो हो सकता है ना दूसरी भी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्क को रिकंसिडर करना पड़ेगा कि दूसरी रिलेटेड पार्टी भी तो हो सकती है. अगर नॉन डिस्क्लोजर होता है ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और आपको लगता है ये जानबूझकर इंटेंशनली नहीं किया जा रहा डिस्क्लोज, इस केस में आपको इसका इम्पैक्ट अपने ऑडिट पर और ऑडिट रिपोर्ट पर कंसिडर करना पड़ेगा. अच्छा, ऑडिटर को कोई ऐसी ट्रांजैक्शन मिली है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली ट्रांजैक्शन नहीं है. इस केस में आप चेक करो कि क्या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस रैशनेल में हुई है. दूसरा, चेक करो टर्म्स क्या थे इसके अकर होने के. thirdly, you will collect the evidences with respect to the approval and authorization of this transaction. Also, you'll collect the evidences as to the appropriate accounting and disclosure. ठीक है. अब जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर होनी चाहिए थी, तो आपको इसके लिए असर्शंस इवैल्यूएट करने पड़ेंगे. आपको देखना पड़ेगा मैनेजमेंट ने क्या असर्शंस यूज़ किए हैं, उसके एविडेंसेस कलेक्ट करो कि आर्म्स लेंथ प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट किया है ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. ठीक है, इससे रिलेटेड एविडेंसेस कलेक्ट करो. इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप कर सकते हो अनरिलेटेड पार्टी के साथ जो सिमिलर ट्रांजैक्शन हुई है उसमें जो प्राइस चार्ज किया है उसके साथ कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हो अगर आपको लगता है तो. ठीक है. अब रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पॉसिबल सोर्सेज हैं. फर्स्ट वाज बैंक, लीगल एंड थर्ड पार्टी कन्फर्मेशंस ऑब्टेन्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑडिटर्स प्रोसीजर्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड ऑफ TCWG, या फिर रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एंटिटी के इनकम टैक्स रिटर्न्स, इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज़,
shareholder registers to identify the entity's principal shareholders, record of entities' investments and those of its pension plans, statement of conflict of interest from the management in TCWG, contracts or agreements with the TCWG या फिर key management, life insurance policies acquired by the entity, internal auditors reports, specific invoices and correspondence from the entity's professional advisors. These are some of the possible sources for identification of related party information. So this is all about this particular essay. I hope आपको अच्छे से सारा कुछ समझ आया होगा, इनफैक्ट याद भी हो गया होगा मेरे साथ साथ ही, और आप इस वीडियो को बार बार यूज़ कर सकते हो क्विक रिविजन के लिए. इसमें स्पीड ऑप्शंस आप वाइजली यूज़ करो, फटाफट से क्विकली रिवाइज करो. जब भी कहीं पर घूम रहे हो, घर में अगर आप वॉक कर रहे हो या फिर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फटाफट से इसको आप सुन सकते हो. आपको ऐसे का फटाफट से रिविजन हो जाएगा एंड आई एम श्योर आपको हेल्प होगी. सो अगर आपको हेल्प हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो पाए. और सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पे न्यू हो तो. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.